line. सालको अमर भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक ठाक? गुड। ठीक ठाक। काफ़ी बिजी लग रहे हैं आजकल आप। बस इसी तरह ही चलता है। आ जाएं आ जाएं। अमर भाई, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. इन 3 words, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड। और क्या कह सकता हूँ मैं? आ जाएं। आजकल क्या चल रहा है अमर भाई? बड़े बिजी भी लग रहे हैं आजकल। ट्रैवलिंग, वो एक क्रिकेट और दूसरी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। तो आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर भाई, हम बेसिकली आपके लेट 80s में जाना चाह रहे हैं। क्रिकेट कैसे स्टार्ट किया आपने, ज़रा डिस्क्राइब करेंगे? यार अब क्रिकेट ये है कि क्रिकेट स्टार्ट तो मेरा ख्याल है हम लोगों ने तब की थी जब 1977-78 में, जब हम बहुत छोटे थे। तो इंडिया की टीम आई थी, तो वो हमें भी बुखार चढ़ गया था क्रिकेट का। तो उसके बाद स्कूल में थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स तो उस वक्त लाजमी थी। लेकिन सही मानों में जो क्रिकेट स्टार्ट की, वो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, और वो जो गैप था कॉलेज आने से पहले, उसमें मैंने विक्टोरियस क्लब ज्वाइन की और क्रिकेट खेलनी शुरू की। और जो जर्नी स्टार्ट हुई, जो रिकग्निशन मिली, वो थी गवर्नमेंट कॉलेज से। और वहाँ से जब क्रिकेट खेली, परफॉर्म किया, तो उसके बाद दूसरे एवेन्यूज़ खुलना शुरू हो गए। तो यू ऑलवेज हैड आइडिया कि आप नेशनल टीम में खेल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा घर वालों को एम्फेसिस था पढ़ाई के ऊपर। तो पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई जो थी उसमें फिर जब कॉलेज की तरफ से खेलने का मौका मिला, तो वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो थी एक टाइम पे तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो रही थी। लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हुई, लाहौर से खेलना शुरू किया, उसके बाद डिपार्टमेंट से ऑफ़र होगी कि उनकी तरफ से खेलो, तो फिर वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स वाला बैलेंस थोड़ा सा ख़त्म हो गया। तो सारा फोकस जो है वो क्रिकेट के ऊपर चला गया। और जब एक दो दफ़ा ऐसे मैचेस थे जो बड़े तगड़े थे, वहाँ पे परफॉर्म किया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ, शायद चांस बन जाए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। क्रिकेट कैसे, किसको देख के शुरू की? आइडियल कौन था? देखिए, मेरे जो आइडियल थे वो तो वसीम हसन राजा थे। मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद थे। उसके बाद जावेद मियांदाद ने हमेशा इम्प्रेस किया। इसके अलावा एलन बॉर्डर, डेविड गावर, ये सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, और उन्हीं की तरह खेलने की कोशिश की। अच्छा, कोई ऐसी नहीं जो आपको जो लगा जिसने आपको स्टार बनाया? जो रिकग्निशन मुझे मिली है वो था पीआई के ख़िलाफ़ हमारा मैच था, विल्स कप का फ़ाइनल। वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, तो थोड़ा सा एक जो है वो केस बनना शुरू हुआ, और अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ, अगर मैं इन बॉलर्स के ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो और ऐसे प्लेयरों के साथ खेल के मैं ओवर ऑड नहीं हो रहा, तो आगे जाके भी अगर मैं मेहनत करूँ तो चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, हमेशा से ओपनिंग बैट्समैन थे? एक्चुअली नहीं। जब मैंने लाहौर की तरफ से अंडर 19 खेला, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा नंबर 11वां था, और वहाँ से एज ए लेफ़्ट आर्म बॉलर मुझे सेलेक्ट किया गया था। लेकिन वहाँ से उसी टूर्नामेंट में हमारी टीम एक मैच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने मैनेजर को कहा कि आप मुझे प्रमोट कर दें, क्योंकि 2 लेफ़्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, तो मैं इसको मैनेज कर लूँगा। राइट हैंड बैट्समैन के लिए मुश्किल है। तो उस इनिंग्स में मैंने 70 ऑड, मुझे अगर मैं मेमोरी सर्विंग राइट, रन्स किए। तो उन्होंने नेक्स्ट इनिंग्स में मेरा नंबर जो है वो 5वां कर दिया। 5वें नंबर से बैटिंग इम्प्रूव करनी शुरू की, और उसके बाद मैं लाहौर की तरफ से पेटन्स ट्रॉफ़ी खेल रहा था, और वसीम हसन राजा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, परफॉर्म कर रहा था। तो एक दिन मुझे मेरे साथ बैठ गया, और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तुम्हारे में एबिलिटी है कि तुम तेज़ बॉलर्स को अच्छा खेलते हो, तो तुम ओपन करना शुरू कर दो। और मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि अभी फाइनल मैच खेल रहा है लाहौर, और आप मुझे ओपन करना के कह रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज आस्क। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ओपन करो, तुम करोगे परफॉर्म। तो हुआ ये कि अनलकीली वो मुल्क से बाहर चले गए, क्योंकि पेटन्स ट्रॉफ़ी का जो फाइनल था वो डिले हो गया। लेकिन फिर भी मैंने उस मैच में ओपन किया, और मैं दोनों साइडों की तरफ के बीच में हाईएस्ट स्कोरर था उस मैच में। तो मुझे उन्होंने इंग्लैंड से फ़ोन किया, डिड नॉट टेल यू कि तुम कर लोगे, और अब इसी के ऊपर है ना, बिल्कुल अपना नंबर ना चेंज करना। तो बस यही था कि एक अच्छी एडवाइस
ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी मेरे लिए। और योर एटीट्यूड इज़ वेरी एग्रेसिव, हम देखते हैं आपको खेलते हुए, तो ये शुरू से था कि ये आहिस्ता आहिस्ता बनता गया? देखिए, बेसिकली मुझे अग्रेसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि मुझे चौके मारने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उसी की वजह से थोड़ा सा लगता था कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये था कि जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने टोटली जो है वो अपनी जो बैटिंग नेचर के ख़िलाफ़ भी बैटिंग करके दिखाई हुई है। अगर विकेट के ऊपर ठहरना पड़ता था टीम के लिए तो मैं विकेट के ऊपर ठहर भी सकता था, क्योंकि मैंने हमेशा क्रिकेट में एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, वो था डिफेंसिव टेक्निक। और मैं हमेशा से ये समझता था कि अगर आपकी डिफेंसिव टेक्निक तगड़ी है तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चौके मारने की जो बात की, ये क्या फ़िलॉसफी थी? ये जैसे अपनी एनर्जी सेव करते थे आप? नहीं, एनर्जी सेव करना की नहीं था इसमें यह कि अगर आप एक बॉलर के अच्छे गेंद को मैनेज कर लेते हो कि उसके ऊपर रन्स करो, तो उससे ये है कि बॉलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं और उसके बाद वो अपनी जो नेचुरल लाइनर लेंथ है उसको चेंज करने की कोशिश में वो आपको वैसे ही जो है एक दो लूज़ बॉल दे देते थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता था। आमिर भाई, कमेंट्री की तरफ भी आप आए, तो ज़्यादा चार्म किस में, खेलने में था, कमेंट्री करने में था? देख, काम तो दोनों मुश्किल हैं। बेसिकली दोनों में आपके लिए बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपको गेम की जो बेसिक्स हैं और जो गेम की डिमांड्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो प्लेयर से डिमांड करती है चीज़ें, उसका आपको इदराक हो। अगर ये चीज़ें आपको पता हैं, जिस तरह कोचिंग मैनुअल आपने अच्छे तरीके से पढ़े हों, उसको आपने मिसकंस्ट्रू ना किया हो, क्योंकि जो आप जब खेल भी रहे हैं तो आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। बच्चे जो हैं, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे याद है जब भी हम सीरीज़ खेलते थे, पाकिस्तान की टीम किसी से भी सीरीज़ खेलती थी, जो टॉप परफॉर्मर होता था उस सीरीज़ का, तो हम नेट्स में जाके उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते थे। सो बेसिकली अगर आप खेल रहे हो तो लोग जो हैं वो आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और जब आप कमेंट्री कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं लोग उसको सुन रहे हैं, और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन पास की तो उसका जो है वो नुकसान जो है वो जो बंदे आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको होता है। सो दोनों चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आमिर भाई, तनकीद करना आसान है, तनकीद बर्दाश्त करना आसान है? देखिए, दोनों काम मुश्किल हैं। तनकीद अगर की जा रही है और उसमें आपको जो है सलूशन भी दिया जा रहा है और उसमें आपकी बेहतरी के लिए बात की जा रही है, तो फिर तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन अनड्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एब्जॉर्ब करना जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और एट टाइम्स अनड्यू क्रिटिसिज्म हो जाता है जब आपके पास एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो और उसके ऊपर एक्सट्रैपोलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो और गलत इन्फॉर्मेशन एक बड़े ही रिलायबल सोर्स से और एक बड़ी रिलायबल पर्सनालिटी से मिली हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप गलत जो है वो क्रिटिसिज्म कर दें तो एट टाइम्स आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, जिसने किया हो और जिसके ख़िलाफ़ किया हो उसको भी बड़ा फील करता है, बहुत ज़्यादा वो बुरा फील करते हैं। इसको अब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल काम है। बात यह है कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि तनकीद जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपने बेहतरी के लिए भी सजेशन देनी है। अगर आपके पास बेहतरी के लिए सजेशन नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपको अपने करियर के शुरू में बड़ा एंग्री यंग मैन भी कहा जाता रहा है आपको, तो उसकी क्या वजह है? बात ये थी कि वो एक शुरू से ही जो चीज़ जो थी ब्रॉट अप में ये थी कि जो गलत चीज़ है उसमें शामिल नहीं होना, और ज़्यादती किसी से नहीं करनी, और जुल्म जो है उसको बर्दाश्त करना है, लेकिन उसको आपने ज़्यादा नहीं होने देना। तो उसमें कई ऐसी चीज़ें, आपको पता है पाकिस्तान सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ें होती थी जिससे है कि आपको बुरा भी लगता था, और उसके ऊपर स्टैंड लेना जो था वो जो पार भी होती थी उसको बुरा लगता था, और जब ये बुरा लगता था तो वो हमारे ऊपर आ गया कि जी एंग्री यंग मैन। ओके। अच्छा, आपके इस रवैये से कभी लगा आपको कि टीम को नुकसान हुआ हो?
देखिए पाकिस्तान टीम को तो काफ़ी और चीज़ों से नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है ये अगर थोड़े से एटीट्यूड के साथ कोई खेला है तो अगर आप कह रहे हैं उससे नुकसान हुआ है तो आई डोंट एग्री एट ऑल। हाउ डिफरेंट है एक आमिर जो टीवी पे आके बात करता है और एक जनरल लाइफ में जो ज़िंदगी गुजारता है, हाउ डिफरेंट इज आमिर सोहेल? कोई डिफरेंट नहीं, सेम कोई डिफरेंट नहीं। मैं बेसिकली जो एक तो कम बोलने वाला आदमी हूँ, जब बोलना पड़े तो बोलता हूँ, और बेसिकली है आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन। लेकिन एक मीडिया के ऊपर आके जब आपने बात करनी है तो कई दफ़ा होता ही है कि आपने अपनी जो बात है उसको स्टैम्प करने के लिए यू हैव टू रेज योर टोन, या आपको अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको करख्त करना पड़ता है। लेकिन मेरे में ये चीज़ जो है वो खुद ब खुद हो जाती है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पीसीबी के साथ काफ़ी नज़रियाती इख्तिलाफ रहा है, ये नज़रियाती इख्तिलाफ है कि कुछ और इश्यूज़ थे? देखिए बेसिकली अगर आप पीसीबी के साथ कोई काम करते हैं तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम है, अगर आप वो कर ना पाएंगे तो ऑब्वियसली आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, और उसको अगर आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो क्रिकेट को चाहिए और जो चाहिए था वो अभी तक हमारी जो रिजीम्स आती रही हैं वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए। हम रैंडमली एक आधा कोई बड़ा टूर्नामेंट तो शायद जीत जाते हैं, लेकिन आपकी क्रिकेट में जो ओवरऑल बेहतरी आनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। आपकी स्कूल क्रिकेट नहीं है, आपकी कॉलेज वो क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है, कॉलेज क्रिकेट ख़त्म हो गया है, वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट, और फिर जितने प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस आ गए हैं आप ये देखें कि उसमें स्पोर्ट्स नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। एक ग्राउंड बुक करते हैं साल के बाद, उसमें सारे बच्चों को दौड़े लगवा देते हैं, पेरेंट्स को भी दौड़े लगवा देते हैं, और ये स्पोर्ट्स है। सो बेसिकली जो चीज़ें करने वाली हैं उससे ये सारे शाये हुए करते हैं। अच्छा, आपके पास भी चांस मिला, आपको पीसीबी में काम करने का मौका मिला, चीफ सेक्रेटरी भी रहे, डायरेक्टर अकेडमीज भी रहे, काफ़ी ओहदे आपने बीच में लिए, तो बट एवरी टाइम यू एंडेड अप वेरी बिटर विद पीसीबी। नहीं, बिटर नहीं। देखें बात सिंपल सी है कि अगर आप मेरा चीफ सेलेक्टर वाला टेन्योर देखें तो जो प्लेयर हम लोगों ने पाकिस्तान सिस्टम में लेके आए थे वो अभी तक पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। और जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उसमें यह था कि अगर अंडर 19 की टीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अंडर 16 की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ हम लोग जो टीम जो सेलेक्ट करते थे उसके अलावा जो लड़के थे हम उनकी कोचिंग भी करते थे। अगर किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी प्लेयर को, उसको बता रहे हैं कि भाई अब आपने ये वाला काम करके अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, और हम उनके साथ काम करते थे। अब उसमें यह था कि जब मैं चेंज हुई रिजीम तो मैं उस वक्त रिज़ाइन करना चाह रहा था, लेकिन जनरल तौकीर ज़िया ने मुझे कहा कि ये ना आप करो, क्योंकि यू बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो आप इसको कैरी ऑन करो। तो उसमें फिर शहरियार साहब आए, और मुझे कुछ अंडर 16 की मुझे उस वक्त टीम याद है, तो मुझे काफ़ी बड़ी सिफारिशें आ रही थी, और उन्होंने भी कहा कि ये सिफारशी लड़के रखने हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि ये नहीं हो सकता। बात सिंपल सी है कि मैं किसी डिज़र्विंग प्लेयर को ड्रॉप करके मैं इन लड़कों को नहीं खिला सकता। तो उसमें फिर उन्होंने एक और कर दिया, एक और चीज़ की शहरियार साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जी ये लड़के तो ओवर एज हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि ये पाकिस्तान के बे फॉर्म के साथ आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। मैं इन लड़कों को किस तरह कह दूं कि आप लोग जो हैं वो ओवर एज हैं? वो एक पाकिस्तान का जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो उसमें फिर थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, तो मैंने उन्हें कहा जी ठीक है, आई कांट वर्क विद यू, ख़त्म हो गई। अब इसमें बिटरनेस वाली बात नहीं, मैंने कभी ये चीज़ किसी को आज तक बताई नहीं, लेकिन हकीकत ये है। उसके बाद जब डायरेक्टर एकेडमी था तो पहली दफ़ा पाकिस्तान नेशनल एकेडमी में दिन रात जो है वो कैंप था, और पाकिस्तान नेशनल एकेडमी हर बंदे के लिए ओपन थी। और उसमें मैंने जो कैंप लगाया हुआ था उसमें उसका शुएब अख्तर का रिवाइवल हुआ, उनको जो इशू थे। मोहम्मद आसिफ का रिवाइवल करवाया, जो उनकी एल्बो का प्रॉब्लम था। बायोमैकेनिकली उनको बताया गया कि क्या एक्शन में गलती है जिसकी वजह से आपकी कोनी में बार बार दर्द होती है। हफीज़ की टेक्निक चेंज करवाई गई, और ये जितने बाबर आजम्स और जितने आपके ये खेल रहे हैं, ये उस वक्त जो है वो सिस्टम में मैं लेके आया था। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इजाज़ भट्ट साहब को बार बार शिकायत लगाई जा रही थी कि ये लड़के जो हैं वो बग़ैर इजाज़त के आ रहे हैं।
तो मैंने उनको जाके बताया कि भाई आपने ख़ुद इसके ऊपर साइन किए हुए हैं, आपने इसको सैंक्शन किया हुआ है और ये प्लेयर जो हैं इनको मैं रख रहा हूँ, ये पाकिस्तान की बेहतरी है। उसमें मोहम्मद इरफान भी अनअर्थ हुआ है, उसके बाद जो लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर अभी एक और खेल रहे हैं राहत, वो भी अनअर्थ हुआ है। लेफ़्ट आर्म स्पिनर जो थे सियालकोट के वो अनअर्थ। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हमने पाकिस्तान को दिए, लेकिन पीसीबी में काम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने वहाँ पे एक इतना बड़ा जमघटा लगाया हुआ है जो एक दूसरे की टांगें खींचने के चक्कर में रहता है। और उसमें यह था कि मेरा सिंपल इख्तलाफ ये था कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर से स्टार्ट करवाना है दोबारा से, ताकि आपकी क्रिकेट तगड़ी हो। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम लोग आज तक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीत सके। हमारा टारगेट जो है पाकिस्तान क्रिकेट का होना ये चाहिए कि हमने ये तैयारी करनी है और हमने ये करना है, अपने लड़कों को तैयार करना है कि हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को मार के आएँ। अगर हम इन टीमों को भी मार लेंगे तो उसके बाद हमारी क्रिकेट जो है वो असेंड करना शुरू कर देगी, लेकिन कुछ लोग ये चाहते ही नहीं थे। और उसमें जो मेरा एम्फेसिस था, ये जो रीजनल क्रिकेट है इसको ठीक करना है, इनके जो ओहदेदार हैं और जो बोगस क्लब हैं उनको किस तरह एड्रेस करके आपने अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है। लेकिन चूँकि पता है आपको, जब आप इस तरह की बात करेंगे जो आपके गलत एलिमेंट्स हैं उनको एरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत तगड़े हैं इस मुल्क में। वो बहुत तगड़े हैं इस मुल्क में। अच्छा, बैक टू योर प्लेइंग डेज, 96 के वर्ल्ड कप को आप कैसे रिगैदर करते हैं? 96 का वर्ल्ड कप देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जावेद मियां दाद ने टीम एक तैयार कर दी थी पाकिस्तान की आफ्टर 92 वर्ल्ड कप, और उसमें यह था कि आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का एक हजूम था और जो आपका जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। और मैं ये समझता था कि ये टीम जो है 92 वर्ल्ड कप के बाद 96 वर्ल्ड कप भी इनको जीतना चाहिए, 99 वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया और हम नहीं कर सके। बेसिकली आपकी टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, लेकिन जो शुरू में प्रोग्राम में हमने बातें की कि पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ और चीज़ों ने ना बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये एटीट्यूड्स और दूसरी चीज़ों ने नहीं हर्ट किया। अब उस पर भी आएंगे हम। तो अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और बिल्कुल आपका माशाल्लाह बड़ा प्यारा घर है आपका। थैंक यू। अच्छा मेरे भाई, काफ़ी ट्रॉफीज़ मैं देख रहा हूँ आपकी, यही वो अचीवमेंट है जो आई थिंक आपको मोटिवेट करती रही है, जो आपके बच्चों को भी मोटिवेट करेंगी। देखिए, बेटी को तो कोई शौक़ नहीं है स्पोर्ट्स का, और मैंने काफ़ी कोशिश की है वह मेरे साथ गोल्फ पे भी जाएं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है उसका स्विमिंग और दूसरी चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मोटिवेशन ये थी कि हमेशा जो क्रिकेट में जब मैं हबीब बैंक से खेल रहा था और जावेद मियां दाद मेरे कैप्टन थे, तो उन्होंने हमेशा एक चीज़ जो है वो मुझे याद है कि एक मैच था रावलपिंडी के ख़िलाफ़, हमारी हबीब बैंक की टीम जो थी वो बहुत तगड़ी टीम जो हार रही थी मैच, तो मेरा ख्याल है 16-17 रन्स रह गए थे जीतने के लिए, तो मेरा ख्याल है 6 विकेटें बाकी थी, तो ऑलमोस्ट मैच हार गए थे। तो ड्रिंक्स ब्रेक पे मैंने जावेद भाई को कहा कि आपने सारे बॉलर्स ट्राई कर लिए, मुझे भी ट्राई करना है। मुझे कहते तुम बॉलिंग करते हो? मैं कहा हाँ मैं करता हूँ। तो उसमें मैंने मेरा ख्याल है 3 आउट कर दिए एक ही ओवर में, तो हम लोग वो मैच जीत गए। उसके बाद सेमीफाइनल था और उन्होंने सेमीफाइनल्स में मुझे पहला जो पावर प्ले होता है उसमें बॉलिंग करवा दी, और फिर उस मैच के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो, तुम एक ऐसे प्लेयर हो जो बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी कर सकता है, तो तुम्हारे मैन ऑफ मैचेस जीतने के बहुत ज़्यादा चांस है, और ये ज़िंदगी में याद रखना, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंसेस बहुत होगी, ज़बरदस्त होंगी। तो उस चीज़ को जो है वो ऐसा मेरे जहन में नक्श हुआ कि अगर मैं स्कोर कर लेता था तो उसके बाद जो है अब मेरा ध्यान होता था कि अब मैं 50-60 वो 3-4 आउट करके मैन ऑफ द मैच जीतना है। अगर मैं 3-4 आउट कर लेता या 2 आउट कर लेता था, मैं सोचता था कि बैटिंग में अब मैंने स्कोर करके मैन ऑफ द मैच जीतना है। तो वो ये चीज़ें देख के फिर वो याद आता है और खुशी होती है। अच्छा, वो प्रसाद का इंसिडेंट कैसे याद करते हैं? रिग्रेट है? रिग्रेट नहीं है। वो जो प्रसाद वाला इंसिडेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो वो अब ये है कि गड़े मुर्दे मैं उखाड़ना नहीं चाहता। सो वो बेसिकली एक डू और डाई सिचुएशन थी उस मैच में, और जो हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की हुई थी वो ये थी कि पहले 15 ओवर में मैंने और सईद ने, हमारे से कोई आउट भी हो जाए, उसने गेम को और इस फ्लो को लेके चलना है, और उसमें जब आप विकेटें छोड़ के मार रहे हैं तो उसमें एक आधी मिस भी कर सकते हैं आप। राइट। और इन बॉथम का इंसिडेंट, इन बॉथम
इन बोथम बेसिकली मेरे बड़े वो एक फेवरेट प्लेयर थे। अब मुझे याद है कि हम अपने दोस्तों को और सबको कहा करते थे कि उनकी वीडियोस जो है वो हमें जो है वो भेजें और हम उनकी क्रिकेट जो है देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट होते थे, क्योंकि बड़ा वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर था, बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज फील्डर ज़बरदस्त था, तो वो आपको मोटिवेट करता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलती थी और बड़ा फॉलो उनकी की। लेकिन जब उन्होंने किताब लिखी अपनी और उसमें जो चीज़ें लिखी तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो वो बस यही उनको बताया था कि जब वर्ल्ड कप फाइनल पे कि इस तरह आइंदा सोच के करना है। अच्छा, बुक्स का आपने जिक्र किया, बुक्स शौक है आपको पढ़ने का? बहुत ज़्यादा। ओके, कौन सी लास्ट बुक पढ़ी आपने? लास्ट बुक अभी मैंने शुरू की है, अभी ख़रीदी है, जॉन ग्रिशम की नई किताब आई है, तो वो स्टार्ट करूँगा, वो कल से स्टार्ट करूँगा। अच्छा अमर भाई, एक आपके करियर की सबसे एक थोड़ी सी पेनफुल चीज़ वो करप्शन की मामला जो आपने पहले हिंट भी किए हैं। आप कप्तान बने, विसल ब्लोअर भी बने, आपने इस चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लिया, आपने हर्ट किया इन्होंने आपके करियर को? बहुत ज़्यादा किया हर्ट, क्योंकि उसमें यह था कि आपके जितने वो उस वक्त के करता धरता थे, एक दो को निकालने के अलावा जिन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया, बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज़ थे। और वो जो उसमें जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस चीज़ को ये समझते हैं कि ये जो नॉर्म बन गई हुई है, तो आप बाकी सबको भी कह दें कि भी ये होगा, अगर आपने खेलना है खेलें, नहीं खेलना ना खेलें, आप जाएं। लेकिन वो वाला जो है वो लीडरशिप आपको मिली नहीं कि जो आपको ये सारा बैठ के समझाती, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो समझते थे कि पाकिस्तान के लिए खेलना और झंडा ऊंचा करना ही सारा कुछ है। कुछ लोगों के लिए पैसे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, तो उसमें जो है वो जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के करता धरता थे, दे वर द फेलियर, कि वो इस चीज़ को सही तरह एड्रेस या इस चीज़ को डील नहीं कर सके। और यही वजह शायद रिकरिंग हो रही है बार बार, एवरी 8-10 साल ये तो होती रहेगी। देखें, मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ, जब आपने इस सारी चीज़ को बड़े वो क्या कहते हैं इसके ऊपर डिलीजेंस की, तो बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी बैटिंग इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी है। अब जो बैटिंग इंडस्ट्री है वो ऑब्वियसली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोई भी बिजनेसमैन जो है वो पैसे जो है वो लूज़ नहीं करना चाहेगा। अब एक क्लियर कट जो है हमारी जो जिस तरह की अभी स्पोर्ट्स है, एक क्लियर कट जो है वो फेवरेट है और दूसरे का आपको पता बड़ी वीक साइड है, तो उसके ऊपर वो पैसे तो नहीं देंगे। सो बेसिकली फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मैं, और जिस तरह ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो ये तो रीअकर होता रहेगा। ये इसको तो मेरा ख्याल है मिनिमाइज़ तो किया जा सकता है, इसको आप अरेडिकेट नहीं कर सकते। अच्छा आमिर भाई, ये स्टम्प्स नज़र आ रही हैं, आई थिंक ये स्पेशल हैं आपके जो आपने चूज़ किए? ये 92 वर्ल्ड कप की फाइनल की स्टंप है। उठाई तो मैंने 2 थी हाथ एक आई जी, हाथ एक आई नहीं एक दे दी थी मैंने इमरान भाई को। अच्छा, इस फिक्सिंग के मामला पे ज़ाहिर आपकी दोस्तियाँ भी ख़त्म हुई, डिस्टर्ब हुई, तो कौन से ऐसे प्लेयर से दोस्ती जो आप चाहते थे कि यार ये ख़त्म ना हो? ज़ाहिर लाइक माइंडेड और साफ लोगों से दोस्ती थी, ये तो अंडरस्टूड सी चीज़ है। और कौन सा ऐसा प्लेयर से कभी बनी नहीं आपकी 90s के टाइम में? बनने की बात नहीं है, हमारी रिलेशनशिप तो कॉर्डियल थी। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो आपका होता ही है। वो अगर आप आप मैच की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, टीम सिलेक्शन कर रहे हो, उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आ ही जाता है। और उसमें अगर आप ये कहें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो आपकी वो क्या कहते हैं दोस्ती को ख़राब कर रही है, तो मेरा ख्याल है वो जाहली बंदा होगा जो इस तरह की चीज़ करेगा। अच्छा, आपका पर्सोना हमेशा से सीरियस था कि यू हैव फन पार्ट इन योर लाइफ एज वेल? हाँ, बड़ा हम एंजॉय करते रहे हैं जी लाइफ को। एनी फनी एपिसोड बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं वो वाले वाक़ई इतना शेयर नहीं करना चाहता। और कभी किसी ने आपसे प्रैंक किया और वो आपको अच्छा भी लगा हो या बुरा लगा हो? प्रैंक तो होते रहते थे कि बैटिंग करने जा रहे हैं तो आपका एक जूता गायब हो गया है, या वो जो आपका फेवरेट बैट होता था उसको छुपा दिया जाता था। वो थोड़ा सा इरिटेट तो करता था, लेकिन इवेंचुअली समझ होती थी कि इट्स जस्ट फन। भाई, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ योर ओपनिंग पार्टनरशिप विद सईद अनवर, जो आप आज तक याद रखी जाती है इतने सालों के बाद। क्या स्पेशल था, किस तरह रिकॉल करेंगे उस टाइम को आप?
देखिए एक तो सईद के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, हम टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे इकट्ठे। उसके बाद हमारे जो वो इंटरेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे। म्यूज़िक था, उसके बाद स्क्वॉश बहुत ज़्यादा हम लोग इकट्ठे खेलते थे। और हमारी दोस्ती जो है, जब हम टीम में जब दोबारा से सईद आया तो हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे की गेम का बहुत ज़्यादा हमें आइडिया था। तो हम एक दूसरे को अगर मुझे पता था कि ये इस टीम के ख़िलाफ़ सईद आज नर्वस होगा तो मैं चार्ज ले लेता था। अगर सईद को ये पता होता था कि ये इस बॉलर के ख़िलाफ़ थोड़ा सा ये नर्वस है तो वो चार्ज ले लेता था। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे की गेम की अंडरस्टैंडिंग थी उसने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। पर आपकी कप्तानी ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया, आप उसकी क्या रीज़न थी? आपका बोझ ज़्यादा था या लड़कों ने साथ नहीं दिया? नहीं, देखिए उसमें ये था कि काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं, कैप्टनसी पे एतराज़ था काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोग जो थे वो थ्रेटन हुए हुए थे। क्योंकि जब मैंने कप्तानी की पाकिस्तान की तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने जो है वो हासिल की, और काफ़ी लोगों को जो है वो मैंने अपनी कैप्टनसी से इंटिमिडेट भी किया, और उनको जो है वो थोड़ा सा ख़तरा पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई। अच्छा, एज अ बैट्समैन किस बॉलर को खेलना मुश्किल था उस टाइम में आपके लिए? देखिए जो हमारा टाइम था तो काफ़ी बड़े बॉलर्स थे उस वक्त, और उसमें जो मैं समझता हूँ कि जो तगड़े बॉलर थे जिनके ख़िलाफ़ आप खेलते हुए 4 दफ़ा सोचते थे, एक तो ग्लेन मैकग्रा थे, उसके बाद कॉटनी वॉल्श, शेन वॉर्न बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे। तो ये जो मेरा ख्याल है यहाँ पे अब थोड़ी सी गर्मी होगी, अंदर ज़रा जाया जाए थोड़ी सी। कप्तानी आपको अचानक वर्ल्ड कप में आपको ऑफ़र किया, और आई थिंक आप वाइस कैप्टन भी थे उस टाइम में, लेकिन बट इट केम सडनली। जावेद मियांदाद भी टीम में थे। हाउ वाज दैट? इंडिया के अगेंस्ट खेलना बड़ा हाई प्रोफाइल मैच होता है। देखिए उसमें ये था कि एक रात पहले मुझे कहीं से ख़बर आई थी कि वसीम अकरम सुबह मैच नहीं खेलेंगे। तो मैं उस वक्त असिस्टेंट मैनेजर थे सलीम यूसुफ, तो मैं उनके कमरे में गया। मेरा एक दोस्त भी जो है वो इंग्लैंड से मैच देखने आया हुआ था, तो मैंने उनके कमरे में जाके कहा कि जी अगर वसीम मैच नहीं खेलेगा तो हम लोग वेल इक्विप्ड नहीं हैं मैच के लिए, क्योंकि वकार यूनुस जो है उसकी अब वो वाली पेस नहीं रही, तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह हमने जाना है। तो उसमें मैंने साथ में ये भी कहा था कि यार अगर ये वसीम अगर कप्तानी नहीं करता तो इट माइट बी लास्ट मैच ऑफ जावेद मियांदाद ऑन इंडियन सॉइल। मैं क्या आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वुड लाइक के मैं वाइस कैप्टन, लेकिन जावेद मियांदाद को कैप्टनसी करवाई जाए। उसमें इंतखाब आलम साहब के कमरे में हम लोग गए, वहाँ पे उन्होंने वसीम से बात की, तो वसीम ने कहा कि मैं तो 100% मैच खेल रहा हूँ। तो जब सुबह मुझे बताया गया मैच से 5 मिनट पहले कि जी आपने कैप्टनसी करनी है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बुरा फंस गया था। अब मैं वहाँ पे अगर कहता है कि जी जावेद मियांदाद को कप्तान बना दें तो सारे मुझे कहते डर गया है, ठीक है। सो बड़ा मुश्किल था। फिर इवेंचुअली हम लोग मैच में गए। मुश्किल तो था, उसमें हम लोग पूरे कंट्रोल में थे 47th ओवर तक, गेम हमारे कंट्रोल में थी। 220 रन्स थे इंडिया के, 6-7 आउट किए हुए थे। वो लास्ट 3 ओवर्स ने हर्ट किया। उसके बाद हमने दोबारा जो है गेम जो है वो उसको कंट्रोल में लेके आया पहले 15 ओवर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस मैच में जीतना ही नहीं था, हार गए मैच। वाई यू हैड टू से जीतना ही नहीं था, बस छोड़ दें। अच्छा भाई, शुएब अख्तर को बड़ा अच्छा आपने डील किया। शुएब अपनी बुक में भी आपकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। यू फॉर हिम यू आर वेरी पॉजिटिव और बड़े ह्यूमरस। आप कैसे डील किया आपने शुएब जैसे करेक्टर को? देखिए बात यह है कि ज़िंदगी में आपने एक चीज़ लर्न करनी है, वो ये है कि अगर आपने घोड़े को आपने अगर गधे की तरह ट्रीट किया और गधे को घोड़े की तरह ट्रीट किया तो दोनों सूरतों में आपको दुलत्ती पड़नी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक अथरा घोड़ा जो है उसको आपने टेम करना है, और मैंने उनको डील सिर्फ इस तरह किया। और मैं ये समझता हूँ कि शुएब अख्तर एक सेंसिबल आदमी था। ठीक है, उस वक्त ही वांटेड टू टीम अप विद लाइफ, बंदा एक्सूबरेंट होता है, चीज़ें करनी चाहता है, लेकिन जब शुएब अख्तर को बैठ के समझाया गया है कि दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस बंदे ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा के दिखाई हैं, और बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा डिसिप्लिन के साथ। ठीक। अच्छा अमित भाई, 90s का इरा हम समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे टैलेंटेड प्लेयर आए, लेकिन वो अचीवमेंट्स वो नहीं ले पाए हम लोग। उसकी वजह यही थी ना कि वो जो आउटसाइड एलिमेंट्स
ने आपको आके घेर लिया था, उसकी वजह से वो आप अचीव नहीं कर सके। मैंने पहले ही इस इंटरव्यू में आपको ये बताया था कि मेरे ख़्याल में 96 वर्ल्ड कप जो है वो आपको आराम से जीतना चाहिए था, फिर 99 का वर्ल्ड कप आपको आराम से जीतना चाहिए था। जिस तरह के आपके पास रिसोर्सेज थे, जिस तरह के आपके पास वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे, जिस तरह का आपके पास टैलेंट था, मेरा ख्याल है वो एरा पाकिस्तान ने ज़ाया किया। और उसकी मेन वजह है कि आपके पास लीडरशिप नहीं थी, और जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस बंदे ने भी उस दौर में जावेद मियांदाद को कप्तान चेंज करवा के वसीम अकरम को कप्तान बनाया, वो उसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया उस डिसीजन में। अच्छा, आप अपने करियर से कितना मुतमिन है? बिकॉज 8 साल 10 साल करियर, ये वो इतना आप इससे ज़्यादा आप खेल सकते थे। आप सेटिस्फाई जितना भी खेले? देखिए, बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक तो मैंने क्रिकेट लेट स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हो तो आपकी एक दफ़ा जो एज लिखी गई है वो चेंज नहीं होनी। तो मेरी जेन्युइन एज लिखी हुई थी तो जिसकी वजह से बात सिंपल सी है कि मैंने एक तो लेट स्टार्ट किया। उसके बाद जिस तरह के हालात थे, लोग अभी भी कहते हैं कि आपने बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन जिस तरह के हालात थे आपको इज़्ज़त बचा के निकलने की ज़रूरत थी वहाँ से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि फिक्सिंग को किस तरह रेडिकेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है आपके पास टाइम नहीं होगा। एक सजेशन अगर देनी पड़े आपको? देखिए, आपको जो है बहुत फर्म होना पड़ेगा इस सारी चीज़ को। मैं फिर कहूँगा रेडिकेट नहीं हो सकती, मिनिमाइज़ हो सकती है। अच्छा, क्विकली आप अभी बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन आप इसको देखते हैं अभी दुनिया में? जी, दुनिया में। देखिए, अभी शिखर धवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है, क्योंकि हर प्लेयर का अगर आप करियर उठा के देखें तो जब वो अपने आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं उसके बाद वो फेल होते हैं। फेल होने के बाद जब वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम करके आके दोबारा से अच्छा खेलना शुरू करते हैं तो वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर जाते हैं। तो शिखर धवन में भी ये आया, उसने आके अपनी एबिलिटी जो है वो सारी दुनिया को बताई, सबको इम्प्रेस किया। उसके बाद जो झोल थे उसकी टेक्निक में वो इम्प्रूव करके आया, वो और ज़्यादा बेहतर प्लेयर लग रहा है। अच्छा, क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? केमिकल इंजीनियर। और कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं? स्क्वॉश खेलता था बहुत ज़्यादा, पर अब गोल्फ बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। अच्छा, कोचिंग में आने की भी कोशिश की? आई सॉ यू एक्सटेंड था आपका नेशनल अकेडमी में यूथ के साथ। देखिए, वो तो मैं बेसिकली सबको हेल्प करता हूँ। अभी भी आपके जो प्लेयर्स हैं और कुछ प्लेयर्स हैं, जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन इसको कभी मैंने जो है वो सही तरह से सोचा नहीं कि इसमें आपने आना या नहीं। हालांकि मैंने पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के जितने भी कोचेस हैं, कोचिंग मैनुअल्स हैं, आई वेंट थ्रू इट, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने ढूंढी हुई हैं कि जो बिल्कुल फ्लॉड हैं। वो आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मैं अपने कोचिंग मैनुअल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट का कोचिंग मैनुअल क्या होना चाहिए, अब प्लेयर को क्या चीज़ें करनी है कि जो कंटेम्प्रेरी डिमांड्स ऑफ क्रिकेट हैं। लेकिन कभी मैंने इसके लिए सीरियसली सोचा नहीं। हालांकि मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी वेल इक्विप्ड। और टेम्परामेंट है कोचिंग का? बिल्कुल है टेम्परामेंट। देखिए, कोचिंग में आपने जो मैंने चीज़ लर्न की है वो ये है कि आपने किसी को जब कोच करना है तो आपने अपने आप को थोपना नहीं है उस बंदे के ऊपर। पहले आपने उस बंदे से पूछना है कि आप ओपन हो मेरे साथ, आपको प्रॉब्लम क्या है। जब वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हो बेहतरी की तरफ। अगर आप उसको ये कह देंगे कि आप अपना स्टांस ओपन कर लें, वो सारे आसानी से कह देते हैं कि स्टांस ओपन कर लें। स्टांस ओपन करने के बाद 4 और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसको आपने प्लेयर को बताना है कि इसको डील किस तरह करना है। स्टांस ओपन करने से आपने कौन सी शॉट जो है उसको अपनी किताब से निकाल देना है अनलेस और अनटिल आपको फुल टॉस मिल जाए। सो बेसिकली आपको एज ए कोच जो करने की ज़रूरत है वो प्लेयर को आपने एक कंफर्ट लेवल के ऊपर लेके आना है, और वो अपने प्रॉब्लम ऑनेस्टली जब आपसे शेयर करेगा एज ए कोच, आपको पहले से पता है कि प्लेयर का ये प्रॉब्लम है। अब बायो मैकेनिकली और वीडियोज़ आप देख के आपको पता लग जाता है प्लेयर का प्रॉब्लम क्या है।
लेकिन जब तक प्लेयर एडमिट नहीं करेगा आप उसको जो है वो कन्विंस करके बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकते। अच्छा, सियासत में आने की भी कोशिश की आपने? नहीं, सियासत में मैं नहीं आया, मुझे लाने की कोशिश की गई थी। ओके, देखें वो, लेकिन नॉट माई कप ऑफ टी। मैं बड़े आराम से उससे अलहदा हुआ हूँ, क्योंकि जो सियासत है पाकिस्तान की वो साफ वाली सियासत नहीं है। जो पॉलिटिक्स का मतलब है वो तो जो पढ़ाया जाता है बाहर की यूनिवर्सिटी में, वो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो सारी पावर अपने पास रखना चाहता है, और उसके लिए जो मनूवर्स होते हैं, जिसके लिए वो जो एक्शंस होते हैं, मेरा ख्याल है वो काफ़ी ज़्यादा गंद हो जाता है। और वो उस चीज़ में मैं ज़िंदगी में जो है वो मैंने पढ़ना नहीं है और ना मैंने पढ़ने की कोशिश करनी है। अच्छा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन का, तो क्या चीज़ चेंज करना चाहिए पहली? ओह भाईजान, कोई पागल ही होएगा जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। इस सिस्टम में इतने गुंजल पड़ चुके हैं, पहले सिस्टम ठीक करें। सियासत कभी भी इस मुल्क में ठीक नहीं हो सकती। जितने मर्जी प्राइम मिनिस्टर आप इलेक्शन जितवा के ले आएँ, वो है तो मजबूरी है ना अपने जितने भी वो MNAs और MPs है उसके ऊपर। जब तक आप सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, ये सिस्टम जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर खाता रहेगा, और उसके अलावा जो है वो लोग पैसे बनाते रहेंगे, गंद पड़ा रहेगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। राइट। अच्छा, घर के मामलों में कितना दखल देते हैं? बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है जी। दखल देने की बात नहीं होती, बात है कि इन्वॉल्वमेंट है। और अगर आप दखल देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता है फिर घर पे होता क्या है। सो बेसिकली आपको बड़ा इंटेलिजेंटली मूव करना पड़ता है। अगर आपको बोर्ड की PCB की चेयरमैनशिप ऑफ़र की जाए तो एग्जैक्टली आप क्या चेंज करना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, और उसमें बेहतरी लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, कि मैं लास्ट 3 क्वेश्चन इससे मैं साइन ऑफ करूँगा। थैंक यू वेरी मच आपका। अगर आपको वापस जाना पड़े, अपने करियर के शुरू में जाना पड़े, तो क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे अपने आप में? कोई नहीं, सिर्फ ये करना चाहूँगा कि थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? रिग्रेट्स तो होते हैं बहुत ज़्यादा। ये तो नहीं है कि किसी को कोई रिग्रेट ना हो। रिग्रेट तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ज़िंदगी में आपसे ना दानिस्ता हो जाती हैं, जिसका आपको अफसोस या मलाल तो रहता ही है। लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट ओपनर, एंग्री यंग मैन, मिस्टर क्लीन, काफ़ी आपके कुछ चीज़ें हैं। आप ज़िंदगी में क्या कैसे याद रखा जाना चाह रहे थे अपने आप को, और आप समझते हैं कि जो आप करना चाह रहे थे ज़िंदगी के साथ वो हुआ? देखिए, मैं यही सोच हमेशा थी कि जो भी काम करें आप सिंसियरली करें और लॉयल्टी के साथ करें, और उसमें यह है कि जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आप करने की कोशिश करें, और बाकी चीज़ें जो है वो फॉलो करती हैं अगर आप अच्छे तरीके से काम करें। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए और कहे कि तुमने अपने मुल्क को चीट किया है या तुमने लोगों को चीट किया, क्योंकि हमारे मुल्क में आप ये समझें कि एक तो आपका दीन है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा रिलीजन बन गया हुआ क्रिकेट। जब क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, स्पेशली तगड़े मैच हो रहे होते हैं, तो लोग जो है वो जाए नमाज बिछा के आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप जो है लॉयल्टी के साथ, उसके बाद सिंसियरिटी के साथ जो है वो खेलें। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वो चीज़ सही तरीके से नहीं कर रहे और आपके मोटिव कुछ और हैं, तो ना सिर्फ आप अपने मुल्क के साथ, लोगों के साथ चीट कर रहे हो, प्लस जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, उनका भी आप अल्लाह के साथ जो है वो दूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बिलीफ जो है वो आप वीक कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो बेसिकली हमेशा से यही ख्याल रखा है कि ज़िंदगी में जो भी काम करें सही वाला काम करें। अमित, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू।